ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello all, my name is Garima Narula. I have secured All India Rank 39 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है इन इंग्लिश लिटरेचर। सो मेरा जो जर्नी रहा है मैं उस जर्नी को शेयर करूंगी अलॉन्ग विद द स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी अपनी पूरी जर्नी में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने कैसे तैयारी करी इस चीज़ पे मैं फोकस रखूंगी ताकि आप सबको एस्पिरेंट्स को एक हेल्प मिल सके कि व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज आई हैव फॉलोड। सो फर्स्टली आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2020 क्योंकि वो कोविड ईयर था तो माई ग्रेजुएशन गॉट एक्सटेंडेड टू लिटिल लॉन्गर। सो अक्टूबर 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी। फ्रॉम अक्टूबर 2020 आई डिसाइडेड कि मुझे अब इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैंने ग्रेजुएशन में अपनी प्रिपरेशन नहीं रखी थी, ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। सो अक्टूबर 2020 के बाद नवंबर 2020 टू नवंबर 2021 ये मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी बिकॉज मेरा एक प्रायोरिटी था कि मुझे घर रह के प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली और पूरे एक साल मैंने GS फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग ली उस एक साल के अंदर। सो व्हाट हैपेंड उस एक साल में, क्योंकि मेरी क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता था बिकॉज एट टाइम्स कभी 2 क्लासेस हो रही थी 3-3 घंटे की, तो आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज कम्प्लीटली। सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने माइंड में एक क्लैरिटी लाई that I would be doing first the entire coaching first. उस कोचिंग के लिए what I'll follow, I'll make sure कि जो मेरे क्लास नोट्स हैं, these running notes which I used to make जब कोई क्लास हो रही है उससे पढ़ के जो मैं क्लासेस में नोट्स बना रही हूँ, so I used to make those class notes as my base foundation. So what I did, मैंने उनके पूरे क्लास नोट्स बनाए, पूरे रजिस्टर्स मेंटेन करे हर सब्जेक्ट वाइज, जो भी हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने पूरा नोट्स बनाए और मैंने अपने क्लास नोट्स को फोकस रखा उस टाइम पे। तो जब मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई, इट वाज अराउंड अक्टूबर 2021, उसके बाद मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट माई सेल्फ विद सेल्फ स्टडी। तो उस 2021 अक्टूबर के कोचिंग खत्म होने के बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। From November 2021 to June, that was my exam. 5th June was my prelims exam. उस ड्यूरेशन में मैंने अपना पूरा सेल्फ स्टडी किया है और वो सेल्फ स्टडी के लिए मेरा मेन फोकस रहा मेरे क्लास नोट्स जो कि मैंने रनिंग नोट्स बनाए हैं। Along with that, every subject used to include one reference book या NCRTs या जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो मैंने रेफर करी। तो क्लास नोट्स के लिए मैंने अप्रोच ये रखी थी कि मेरा जो पेपर होता था क्लास नोट्स का, दैट वाज अ रजिस्टर। तो उस रजिस्टर को मैं हाफ में डिवाइड कर देती थी इन अ सेंस दैट पेज ऑफ द रजिस्टर आई यूज्ड अ रूलर एंड अ पेन इन एवरी पेज और उसको मैंने हाफ में डिवाइड किया। उस हाफ में डिवाइड करने के बाद लेफ्ट साइड में आई यूज्ड टू राइट माई क्लास नोट्स, व्हाट ऑल आई यूज्ड टू फॉलो, और जो राइट साइड में जितना भी मुझे एक्स्ट्रा बुक्स से, फॉर एग्जाम्पल द रेफरेंस बुक्स, फॉर एग्जाम्पल द साइड बुक्स, फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशंस ऑफ द टेस्ट सीरीज, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उनके सोल्यूशंस, या आप किसी मेंस टेस्ट सीरीज के अक्रॉस आ रहे हैं या फिर मंथली मैगजीन्स या ईयरली मैगजीन्स, तो उनसे मैंने अपने क्लास नोट्स को वैल्यू एडिशन करा। तो क्या होता था उससे कि मेरे एक शीट पे वो दोनों चीजें एक साथ कंसोलिडेट हो जाती थी। तो जब वो कंसोलिडेट हो जाती थी तो उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा चीजें बाद में रेफर नहीं करनी पड़ती थी। So this is how I made my class notes. Now coming to the strategy that I followed. For every subject, I also referred to the previous year questions. For example, if I am today reading economics,
एंड फॉर द नेक्स्ट 1 वीक आई विल बी रीडिंग इकोनॉमिक्स। तो उस इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं यूपीएससी के ही, मैं उनको भी सॉल्व करूं। उससे क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं कोई चीज, हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए एक कंपाइलेशन आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, तो वो मैंने मार्केट से ले ली थी। उसके साथ साथ अब मैं इकट्ठे करती थी वो। सो इफ आई एम रीडिंग इकोनॉमिक्स टुडे, तो आज ही मैं कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के सॉल्व करूंगी प्रीवियस ईयर। उससे मुझे ये आइडिया लग जाता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो रेलेवेंट हो रहा है मेरे क्वेश्चन से या फिर नहीं। ऐसे ही मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट सब सब्जेक्ट्स के लिए कवर किया। तो ये तो मेरे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर हो रहे थे। अब जब पेपर था जून में, उससे 1.5 मंथ्स या 2 महीने पहले से मैंने 1.5 मंथ्स पहले से ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे आज मैंने 2013 का पेपर सॉल्व कर लिया, फिर 2-4 दिन बाद मैंने 2015 का पेपर सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या होता था, मेरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज भी सॉल्व हो रहे थे और ईयर वाइज भी सॉल्व हो रहे थे। सो टू कम इनटू दैट यूपीएससी मोड बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम, उसके लिए आई रेफर्ड द प्रीवियस ईयर yearly question papers. So this is how I prepared the previous year questions as well as my starting. Now coming to the current affairs, मैंने रोज द हिंदू पढ़ा है। इवन अपनी कोचिंग के ड्यूरेशन में भी आई वॉज रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर। अलॉन्ग विद दैट मैंने मंथली मैगजीन्स कभी कभी रेफर होती थी, और व्हेन एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप मंथली मैगजीन्स रेफर नहीं कर पाते टाइम कम होने की वजह से, तो उस टाइम पे मैंने PT 365 रेफर कर ली थी, क्योंकि वो भी उन्हीं का कंपाइलेशन आता है। तो ये मैंने करंट अफेयर्स करे। नाउ कमिंग टू द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए मेरा एक माइंडसेट था कि मैं उनके मार्क्स से डिसहार्टेंड नहीं होंगी, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको डिस्करेज नहीं होना है। मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करता है कि वो आपकी वीकनेसेस को इम्प्रूव करे और आपकी स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा इम्प्रूव करे, और ताकि आप जो एक्चुअल एग्जामिनेशन का डे है आप उस दिन अपना बेस्ट दे पाए। तो अपने मेन पेपर वाले दिन बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको मॉक टेस्ट से सीखना पड़ेगा। उस सीखने के लिए आपके कभी नंबर कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, तो उससे परेशान नहीं होना है, बिकॉज हमारी आदत है कि हम लोग का एक टेंडेंसी होता है, हर ह्यूमन टेंडेंसी, कि हम अगर मार्क्स कम देखते हैं तो हमें बुरा लगता है। फिर हम अपने आप पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमारे मार्क्स एक्चुअल पेपर में कम आएंगे या हमारा एक्चुअल पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली अपने मॉक टेस्ट को उस अपने आप को एनालाइज करवाने के लिए रखना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आप ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या आप इस टाइप की टेक्निक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने वो रेफर करना है। अलॉन्ग विद दैट जो मॉक टेस्ट के सोल्यूशंस होते हैं उसमें जो आपको न्यू कंटेंट मिले या न्यू करंट अफेयर्स मिले, आपने उनको वहां पर रेफर करना है और अपने ही उन्हीं सोल्यूशंस को बार बार रिवाइज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज कोई मॉक टेस्ट सॉल्व किया, तो आप कोशिश करिए कि उसका सोल्यूशन आप आज तो एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप एटलीस्ट 15 दिन बाद आप उसको दोबारा रिवाइज करें, ताकि वो सोल्यूशन आपके माइंड में दोबारा रिवाइज हो जाए। बिकॉज आप ये देखेंगे कि रिविजन इस पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि if anyone will ask what my strategy was, so मेरी strategy बहुत simple थी, that कि मुझे limited resources follow करनी है। मैंने कोई extra resources बहुत ज्यादा रेफर नहीं किए हैं, बहुत limited resources follow करके उसको बार बार जितनी बार रिवाइज हो सकता है मैंने वैसे रिवाइज किया है। तो ऐसे करके एक वो रिविजन प्लान भी हो जाता है, वो प्रॉपर प्लानिंग भी हो जाती है और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रही है। अब मैं अपनी मेंस की जर्नी शेयर करूंगी। मेरा मेंस का जर्नी बेसिकली रहा है कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 100 डेज का गैप होता है, उस बीच मैंने अपनी मेंस की कंसोलिडेटेड स्टडी करी है। बिकॉज मेरे पास टाइम क्रंच था बिकॉज मेरे को प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, तो उसके लिए मेरे ऊपर थोड़ा कभी कभी स्ट्रेस हो जाता था। बट फॉर दैट आई मेड श्योर कि मुझे स्ट्रेस ना हो, तो उसके लिए मैंने पहले ही दिन से प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि मुझे ये अप्रोच कैसे सॉल्व करनी है या ये पेपर कैसे पढ़ना है। सो व्हाट आई डिड,
एक तो मेरे पास क्लास नोट्स बने हुए थे, वो तो मेरे पास प्रीलिम से पहले ही बने हुए थे, जो भी मैंने कोचिंग रेफर करी है उस कोचिंग के जो मेरे पास नोट्स थे वो मेरे पास रेफर हो रखे थे। द कोचिंग आई रेफर्ड वाज विजन IAS GS फाउंडेशन कोर्स। उसमें से मेरे जो क्लास नोट्स थे मैंने वो पढ़े, और क्योंकि मेरे पास क्लास नोट्स बने हुए थे, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, सोसाइटी, एथिक्स, तो मैंने स्टार्ट किया GS का डायरेक्ट क्लास नोट से पढ़ना। तो उसी तरह मैंने प्लान किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज GS2 स्टार्ट कर रही हूँ तो अगली 10 डेज तक अगर मुझे GS2 कंप्लीट करना है, तो स्ट्रैटेजी आई फॉलोड वाज कि मैंने एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ रख दिए थे। अलॉन्ग विद दैट मेरे पास जो मेंस का सिलेबस था वो मैंने हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लिया था। तो 2-3 कॉपीज आई प्रिंटेड ऑफ दैट सिलेबस, बिकॉज अगर आप नोट करेंगे कि वो सिलेबस इतना डिटेल्ड और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो एक आपको इस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल करवा सकता है अगर आप वो सिलेबस वाइज टेक्निक अप्रोच करें। तो व्हाट आई डिड, मैंने सिलेबस प्रिंट किया और फिर मैंने एक एक दिन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करी। तो उस अकॉर्डिंग मैं ये टेक्निक फॉलो करती थी कि आज मैंने सुबह से लेकर रात तक जो भी पढ़ा, whatever I studied in my GS और my optional, दोनों के लिए ही मैंने सिलेबस प्रिंट कर लिया था। तो मैं दोनों में ही जो भी रेफर करती थी वो मैं रात को सोने से पहले बिफोर गोइंग टू बेड आई यूज्ड टू टिक दैट थिंग और टॉपिक ऑन द सिलेबस इटसेल्फ। अगर मैंने आज पूरे दिन कंप्लीट कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स टुडे, द एंटायर टॉपिक्स, सो बिफोर गोइंग टू बेड मैं उस डिजास्टर मैनेजमेंट के हर टॉपिक पे टिक कर दूंगी। इससे क्या होता था, 15 से 20 दिन बाद जब पूरा सिलेबस आप देखते थे दोबारा, तो उससे ये मुझे आइडिया लग जाता था कि मैंने इतने सब्जेक्ट, इतने टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं और इतने टॉपिक्स मेरे पास अभी बचे हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं फिर प्लान को मॉडिफाई कर लेती थी कि हाँ अब मेरे ये टॉपिक्स बचे हैं तो मुझे इस प्लान को अब ऐसे मॉडिफाई करना है। उसके थ्रू क्या होता था कि मैं सिलेबस वाइज अप्रोच करती थी और मेरा पूरा सिलेबस एक बार टिक हो जाता था तो मुझे बहुत एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आता था कि हाँ ठीक है, मैंने एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया है। ऐसे ही जब मैंने सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया उस 3 महीने के गैप में, फिर मैंने हर टॉपिक पे सेकंड टिक लगाना स्टार्ट किया। तो इससे मुझे पता चला कि मेरे कितनी बार मेरा एक टॉपिक रिवाइज हो चुका है। सो that syllabus actually worked very good for me because that worked as an index for me. उसके थ्रू मेरे टॉपिक वाइज सिलेबस कवर हो रहा था और सब्जेक्ट वाइज कवर हो रहा था। तो एक मन में सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस आ रहा था कि चलो सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन बार बार हो रहा है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। और ये टेक्निक जिसको भी फॉलो करनी है, ये मेरे पर्सनली मुझे बहुत पॉजिटिव टेक्निक लगी। इससे मेरे को स्ट्रेस नहीं हुआ ज्यादा, जो कि बहुत डर था स्ट्रेस होने का, बिकॉज वो 3 मंथ्स में कंप्लीट करना था। नाउ कमिंग टू द मेंस फॉर आंसर राइटिंग, सो वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज वो 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना GS का, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से कर लेते हैं तो आपको वो चैलेंज कम पड़ता है और आप फिर उस चीज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू आर डूइंग आंसर राइटिंग बिफोर हैंड। मैंने पर्सनली अपना फर्स्ट आंसर प्रीलिम्स के बाद लिखा था, बट आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन कि आप प्रीलिम्स के बाद लिखिए। अगर आप पहले मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग लिखते रहिए। अगर आप बहुत पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप रोज करें, आप हफ्ते में 3-4 दिन कर लें, तो उससे आपको आंसर राइटिंग पे कमांड हो जाएगी। बट वन थिंग आई वुड से कि आंसर राइटिंग के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करें, दैट एवरी आंसर शुड हैव एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हर आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि क्योंकि हमें 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं तो हम कंक्लूजन मिस कर देंगे, बट कंक्लूजन मिस करना वो आपको क्वेश्चंस तो कंप्लीट करवा रहा है, बट आपके आंसर और आपके एक एक आंसर को एक कंप्लीटनेस नहीं दे रहा है। तो क्योंकि आपको हर आंसर कंप्लीट करना है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो चाहे आप आंसर के साइज छोटा कर दीजिए, बट कोशिश करिए कि आप हर आंसर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखें। उससे क्या होता है कि आपका आंसर कंप्लीट दिखता है
और जब वो कंप्लीट दिखता है तो आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट नजर आता है आपके आंसर शीट पे. तो द पर्सन हु विल बी चेकिंग योर आंसर्स माइट बी इम्प्रेस्ड बाय द वे दैट यू आर राइटिंग ऑल द आंसर्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, कि किसी आंसर में आपका इंट्रो और कंक्लूजन मिस नहीं हो रहा है. फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, मेक श्योर यू ऑलवेज हाईलाइट द पॉजिटिव पॉइंट्स. बिकॉज क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच और पॉजिटिविटी रखते हैं तो वही हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है हमारे आंसर्स में. तो कोशिश करिए कि आप अपने कंक्लूजन्स को बहुत फॉरवर्ड लुकिंग रखिए या फिर पॉजिटिव रखिए. जैसे मेरा आंसर्स ये होते थे कि मैं हर कंक्लूजन को जनरली किसी एक अच्छी कोट से या प्रॉपर फॉर्मेट से रेफर करती थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू राइट एनीथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, देन इन द कंक्लूजन आई विल डेफिनेटली ऐड फॉर दिस स्टेप्स दीज नीड टू बी फॉलोड टू अचीव अ नेट जीरो टारगेट. तो इससे क्या होता था कि एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच दिखती थी हमारी कंक्लूजन्स में. इस तरीके से आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स फॉलो कर सकते हैं. प्लस आप अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स जहां जहां इंपॉर्टेंट लगे वो बनाइए. ये ना हो कि आपको फ्लो चार्ट्स बनाने नहीं आ रहे हैं बट आप उसको फोर्सफुली बना रहे हैं. तब क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा और आपके आगे के आंसर्स मिस हो जाएंगे. तो क्योंकि हमें हर आंसर मैक्सिममली अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए हमें फॉलो करना है कंसाइज्ड अप्रोच. तो जहां आपका ऑर्गेनिकली फ्लो से फ्लो चार्ट बन रहा है आप उसको फ्लो चार्ट को बनाइए. तो ये तो मेरा आंसर राइटिंग रहा है. मैंने अपने आंसर्स कोशिश करती थी कि सारे आंसर्स कंप्लीट करूं. आई ट्राइड टू फिनिश ऑल द आंसर्स इन ऑल द पेपर्स. और ऐसा नहीं था कि मैंने क्वालिटी पे इफेक्ट किया. सो मेक श्योर यू आर वेरी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन. जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं मेंस में तो कोशिश करिए कि आप उस क्वेश्चन से बहुत रेलिवेंट रहें. और जितने भी पार्ट्स उस क्वेश्चन में पूछे गए हैं आप कोशिश करिए कि आप हर पार्ट का आंसर लिखें. For example, if there are three parts in the same question, they are asking about causes, they are asking about solutions, they are asking about recommendations. So make sure you are answering all the parts. आप उसके causes भी लिख रहे हैं, आप उसके solutions भी लिख रहे हैं, आप उसके recommendations भी लिख रहे हैं, और introduction और conclusion तो लिखना ही है. तो ये मेरा रहा है. मैं अगर अपना स्कोर बताऊं तो मेरा GS1 में स्कोर था 104, GS2 में स्कोर था 124, GS3 में मेरा 73 रहा है, GS4 में 111 एंड SA में 133 एंड मेरे ऑप्शनल में कंबाइंड स्कोर रहा है 291. सो माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी में मेरा 291 स्कोर रहा है. और सोशियोलॉजी के लिए भी मैंने ऐसे ही आंसर राइटिंग रखी है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर कंक्लूजन. सो दिस इज ऑल आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस. जो मेरा ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी रहा है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से रहा है तो दोनों में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था. तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने प्रॉपर जो पेपर 2 की तैयारी और प्रॉपर आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट करी थी बिकॉज मेरे पास टाइम क्रंच था. तो ऑप्शनल की मैं एक डिटेल्ड वीडियो ही दोबारा बनाऊंगी. आप ऑप्शनल के लिए वो भी रेफर कर सकते हैं. उसमें मैंने अपना स्कोर बताना है और अपना जो भी मैंने बुक्स फॉलो करी है अलॉन्ग विद दैट हाउ आई अप्रोच द आंसर्स, हाउ आई रोट दोज आंसर्स ऑप्शनल में, दैट आई विल शेयर. Now, I will also like to share my book list, what all books I have shared in the entire journey. So, for first, I will start with polity. For polity, I have referred Lakshmikant. Along with that, one book I will suggest to everyone would be class 12th NCERT class 11th and 12th NCERT of polity, which includes the theory of political theories. So that is also important because nowadays the questions are coming related to the proper definition and specific to the theory. Along with that, my class notes were there. The running notes that I made, they were also my class notes. So I focused on that. For history, for modern India history, ancient and medieval, all the three histories, I have referred old NCERTs. Along with the old NCERTs, I have referred my class notes, those running notes that I made. उन क्लास नोट्स के अलावा और होल्ड एनसीईआरटी के अलावा मैंने एक बार स्पेक्ट्रम के कुछ 300 पेजेस पढ़े थे
जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने अपने कुछ कुछ बुक्स नोट्स में ऐड ऑन कर लिए थे. बट आई विल सजेस्ट कि आप स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा सर की कोई एक बुक रेफर कर लें. उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा डिटेल नॉलेज मिल जाएगी हिस्ट्री से रिलेटेड. और एनसीईआरटीज आप ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करें या न्यू एनसीईआरटीज रेफर करें, वो आपका पर्सनल चॉइस है. मैंने इस हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करी है. ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटीज रेफर करी थी. वो 4 एनसीईआरटीज थी. उन चारों एनसीईआरटीज को मैंने वर्ड टू वर्ड हमेशा पढ़ा है, बहुत डिटेल्ड में, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करा है. और मैप के लिए आई रेफर्ड अ प्रॉपर मैप. जो भी प्रैक्टिस करती थी मैं, continents wise, physical map, mountains, deserts, volcanoes, these are the basic deserts, these are the basic things that I learned from the map itself. तो ये मैंने मैप के लिए रेफर करा था. आपको अगर जीसी लॉन्ग रेफर करनी है तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक. बट आई विल सजेस्ट कि आप वो 4 एनसीईआरटीज जरूर पढ़ें, बिकॉज वो 4 एनसीईआरटीज ऑफ 11th and 12th आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी. Now coming to the art and culture. For art and culture, I had my class notes. Along with that, the few portions of Nitin Singhania sir's book I referred. Along with that, class 11th Introduction to Fine Arts book, the NCERT one. It is also very detailed and it is also a very nice book for referring the art and culture portion. For environment, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज डेज, मैंने उसके लिए विजन वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर करा था. जो विजन का प्रिंटेड मटेरियल होता है इन्वायरमेंट के लिए, मैंने वो रेफर करा था. आप इन्वायरमेंट के लिए कोई भी बुक रेफर करिए, बट उस बुक पे कोशिश करिए कि स्टिक रहें. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर फेथ रखें, अपने रिसोर्सेज पे फेथ रखें, क्योंकि बार बार क्या होता है, हम किसी और के कहने पे अपने रिसोर्सेज चेंज कर लेते हैं. तो आप वो ना करके अपने रिसोर्सेज पे फेथ रख के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए. तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने यही किया. और इन सब के साथ मैंने मंथली मैगजीन या फिर PT 365 रेफर करी थी. तो कोई एक चीज़, अगर आप मंथली रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो मंथली, नहीं तो क्योंकि मेरे से कभी कभी मंथली पूरी नहीं होती थी तो मैं PT 365 रेफर कर लेती थी. सो दिस इज हाउ आई मैनेज्ड माई आर्ट एंड कल्चर environment. After that, these Buddhism and Jainism topics were also covered from the old NCERT as well as my class notes. और कुछ भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट का मेरे पास वो जो नितिन सिंघानिया सर की बुक थी उसमें से एक इंडेक्स बना होता था लास्ट में, तो मैंने उसके लिए वहाँ रेफर करा है. एंड फॉर साइंस एंड टेक मैंने प्रॉपर जो हिंदू का संडे को प्रॉपर साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन एडिटोरियल्स आते हैं, तो मैंने वो रेफर किया अलॉन्ग विद दैट द मंथली मैगजीन्स. एंड आफ्टर दैट economics. For economics, I have referred my class notes. Along with that, class 12th macroeconomics book is very important. Those 6-7 chapters are very important for your coverage, because that will help you understand all the topics in a very word to word format. तो अगर आपके कोई और रेफरेंस है तो आप उसको रखिए. अलॉन्ग विद दैट उसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की 12th की एनसीईआरटी जरूर रेफर करें. और एक और 11th 12th की एनसीईआरटी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो उससे आपको 5-year प्लान्स एंड एवरीथिंग का आइडिया लगेगा. अलॉन्ग विद दैट आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हेल्प मिलेगी. एथिक्स का अगर टॉपिक है इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी के लिए मैंने 5 एग्जाम्पल्स अपने ही A4 शीट में मेंटेन कर लिए. तो ऐसे क्या होता था, जब मेरा लास्ट पेपर से कुछ 15-20 डेज पहले तक मेरे पास एग्जाम्पल्स पूरे कंसोलिडेटेड थे हर टॉपिक वाइज. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क, परसिवरेंस. सो दिस इज हाउ आई मेड उन सब की टॉपिक वाइज डेफिनेशन और टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स मैंने नोट कर लिए थे. और वो इसलिए क्योंकि वो मुझे याद रहते थे और आगे मैं अपना आंसर जो मेन पेपर में मैं उसको एग्जाम्पल्स को ऐड कर पाती थी. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है और ये मेरा बुक लिस्ट रहा है. एक ऐसे की स्ट्रैटेजी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. उस ऐसे के लिए मैंने मल्टी डायमेंशनल होने की कोशिश करी है, जितना ज़्यादा मैं मल्टी डायमेंशनल हो सकती हूँ. तो देयर आर 2 एसेज. तो जनरली मैंने क्या किया कि दोनों एसेज में अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रखा. अगर मैंने अपना फर्स्ट एसे GS फॉर्मेट में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड जोग्राफिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इस एस्पेक्ट्स में अपना फर्स्ट एसे लिखा है, तो सेकेंड एसे में कोशिश करती थी कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच में लिखूं, जैसे कि ऑन इंडिविजुअल लेवल, ऑन फैमिली लेवल, और नेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल, ऑन सोसाइटी लेवल. उससे क्या होता था, दोनों एसेज में थोड़ा एक डिफरेंस आ जाता था.
और उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं। और जो भी आपको टेक्निक खुद के लिए ज़्यादा अच्छी लगे आप वो रेफ़र करिए। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्या क्या इंटरव्यू के लिए करा, तो आफ्टर माई मेंस प्रिपरेशन, जब मेरा मेंस कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आने के बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी। इंटरव्यू के लिए मैंने प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया, अपनी हॉबीज परस्यू करी। अलॉन्ग विद दैट जो मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहा है डैफ, उसको प्रिपेयर किया। उस पे जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते थे वो पूरे लिस्ट डाउन कर लिए थे और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स प्रिपेयर करे। अलॉन्ग विद दैट मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए जिससे कि मुझे फीडबैक्स मिलते थे एंड द वे आई यूज्ड टू ऐड। So this is how I prepared. So one thing I would like to share here to all the aspirants, that is that it is very important कि आप अपने अंदर फेथ रखें। वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, और अपने साथ ऑनेस्ट रहें कि अगर आप आज बैठ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप 14 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें। कोशिश करिए आप जितना पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, बट उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो वो स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिए, स्मार्ट स्टडी करिए कि सिलेबस वाइज टॉपिक्स को अप्रोच करें और कोशिश करें कि कंसंट्रेशन रहे आपके अंदर और इस चीज़ से मेंटली अपसेट ना हो, बहुत पॉजिटिव रहें, बिकॉज दिस जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इट टीचेज यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर कुछ ना कुछ हो तो एटलीस्ट आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनते हैं। तो उस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप यूपीएससी की जर्नी से सीखते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो जो आपको एथिक्स की नॉलेज है ना उसके थ्रू आप सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो टेक दैट सिलेबस फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर हार्ट, दैट यू विल बी एबल टू यूज दिस सिलेबस सब्जेक्टिवली, यूज दिस सिलेबस प्रैक्टिकली टू इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो ये चीज़ एक रहेगा। और अलॉन्ग विद दैट आई हैव माई टेलीग्राम चैनल गरिमा नरूला AIR39 UPSC CSE. You can follow that. I have also shared the brainstorming and sample essays there. I will be sharing up other things in the coming days. And for specifically anything I have referred is there was one Telegram channel for sociology that I have referred. I will be referring to that in the sociology video that I will be sharing. And for interview guidance program I have attempted various mock interviews at various places. So this has been my journey. I wish all the aspirants the very best. और आप बहुत अच्छा करें, बहुत सक्सेस रहें, बहुत सक्सेसफुल रहें अपनी जर्नी में, और स्मार्ट स्टडी करके और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करके कंप्लीट रिविजन प्लान करके आगे बढ़ते रहे। माय विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट। थैंक यू।